Hello students and welcome to Supporting Learners. This is the part 14 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is transport across plasma membrane, and specifically we are going to talk about the active transport in this video. So starting with the definition of active transport. Now, active transport is a type of transport which involves the movement of materials against a concentration gradient, that is from a region of its lower concentration to a region of its higher concentration. तो यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक सब्सटेंस मूव करता है अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, और ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट. इसका मतलब समझेंगे. देखो, कोई भी सब्सटेंस है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. हमने पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, तो उसमें एक टाइप पढ़ा था डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. राइट, तो ये मूवमेंट जो है ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होती है और ये इजीली ऑब्जर्वेबल भी होती है. ठीक है, बट किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेकर के जाना है तो वो कहलाएगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कोई भी सब्सटेंस अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप मूव नहीं करता है. राइट, सो कोई भी सब्सटेंस को अगर आपने अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाना है तो वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड द अपहिल ट्रांसपोर्ट. इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ हिल, ठीक है, so the topmost region of this hill represents the area of or the region of high concentration, और bottommost region जो है that represents the region of low concentration. तो अब आपने सब्सटेंस को मूव करना है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ, अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ. राइट, सो अपहिल ट्रांसपोर्ट इसको क्यों कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज the substances are moving from a region of their low concentration to a region of their high concentration. और इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक बॉल रख दूँ और इसको अगर हमने ऊपर पहुँचाना है हिल के, तो क्या ये अपने आप पहुँच जाएगी टॉप तक? नहीं, आपको यू विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी. जबकि अगर ये बॉल यहाँ पर ऊपर रखी होती और इसको आपको नीचे पहुंचाना होता हिल से, तो ये अपने आप पहुंच जाती. राइट, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट है, सो दैट रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, अब क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरी आउट होता है बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. ठीक है, एंड दीज कैरियर प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. ओके, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि बेसिकली इन प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइट होती है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सम सब्सटेंसेस. तो वही सब्सटेंसेस बाइंड कर सकते हैं जो कि इनकी बाइंडिंग साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अदर सब्सटेंसेस दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय दीज प्रोटीन्स, सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. And these proteins are very sensitive to inhibitors also. ठीक है, अब inhibitors ऐसे substances हैं जो अगर इन proteins के साथ bind कर जाते हैं तो ये active transport के process को stop कर देंगे, inhibit करेंगे. So these proteins are very sensitive to the inhibitors also. Right, अब इस diagram से आपको समझ में आ जाएगा active transport की कहानी. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे सब्सटेंस जो है वो अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन्स. और यहाँ पर एनर्जी यूज होती है मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल.
Now this active transport is of two types. First is the primary active transport and the other one is the secondary active transport. इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ. तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू मीडिएट द ट्रांसपोर्ट. यानी कि ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टली एटीपी का यूज हो रहा है यहाँ पर. अब ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? देखो, एटीपी जो है दैट इज व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई मतलब कि 3 फॉस्फेट है यहाँ पर एडिनोसिन के साथ अटैच्ड. ठीक है, ये एटीपी का ब्रेकडाउन होता है इनटू एडीपी. एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि अब एडिनोसिन के साथ सिर्फ 2 फॉस्फेट अटैच्ड है. तो ब्रेकडाउन जब होता है एटीपी का इनटू एडीपी, देन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. क्योंकि एटीपी के पास क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड्स है. वो बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यूज होती है टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज against the concentration gradient, right? And active transport involves the use of carrier proteins called the protein pumps due to the use of energy. अब इन carrier proteins को हम protein pumps भी बोलते हैं. क्योंकि pump क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर energy का use होता है, right? So एक ऐसा example है pump का सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे. ये सोडियम पोटेशियम पंप एक इंटेग्रल प्रोटीन है. जैसे अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इंटेग्रल प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन जड़ा हुआ है इस मेम्ब्रेन में और इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. अब ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप करता क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है. ये पंप करेगा 3 सोडियम आयंस फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम आयंस. तो 2 पोटेशियम आयंस आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होंगे टू इनसाइड द सेल बाय द कन्वर्जन ऑफ 1 एटीपी इनटू एडीपी. ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी को यूज करके कितने पोटेशियम आयंस सेल के बाहर पंप करेगा? 3 सोडियम आयंस. और कितने पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करेगा? 2 पोटेशियम आयंस. So many times questions are being asked which ions are pumped outside the cell with the help of sodium potassium pumps. So answer is sodium ions. And how many sodium ions are pumped outside the cell? 3 sodium ions. And how many and which ions are pumped inside the cell? Potassium ions. How many potassium ions? 2 potassium ions using 1 ATP. Right? So this is the sodium potassium pump which is found in the animal cells. Okay? अब इस सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन. अब यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं पोटेशियम आयंस और येलो कलर से दिखाए हुए हैं सोडियम आयंस. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल एंड दिस रीजन इज द आउटसाइड ऑफ द सेल. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? 3 सोडियम आयंस बाइंड करते हैं इस प्रोटीन पंप के साथ. क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप में 3 ही साइड्स हैं सोडियम आयंस के बाइंड करने के लिए. ठीक है, अब एनर्जी इस प्रोसेस में लगती है, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एटीपी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी
और जैसे ही ये एटीपी में कन्वर्ट होता है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और उससे क्या होता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप की शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज इस तरीके से हो जाती है कि 3 सोडियम आयंस जो हैं दे आर पम्प्ड आउट ऑफ द सेल। अब उसी टाइम पर क्या होता है, 2 पोटेशियम आयंस जो कि आपको ग्रीन कलर के बॉल से शो करे हुए हैं, 2 पोटेशियम आयंस बाहर से बाइंड करते हैं इस प्रोटीन के साथ, क्योंकि इस सोडियम पोटेशियम पंप के पास सिर्फ 2 ही बाइंडिंग साइट्स हैं पोटेशियम आयंस के लिए, ठीक है। और ये पोटेशियम आयंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनटू द सेल एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। So now if we talk about the importance of the sodium potassium pump, तो क्या importance है सोडियम पोटेशियम पंप की सेल के लिए। तो अगर हम मान लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप कर क्या रहा है कि ये 3 सोडियम आयंस आउटसाइड पंप कर रहा है और इसके बदले सिर्फ 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड पंप कर रहा है सेल के। So if this transport continues, then there will be a buildup of sodium ions on the outside and potassium ions on inside. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ पर होगा, इट विल बी आउटसाइड द सेल, ठीक है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है आउटसाइड देयर विल बी अ बिल्डअप ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी अ greater amount of positive charge on the outside, whereas अगर हम inside the cell बात करें, so the inside region of the cell will be negatively charged with respect to outside। तो यानी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये मेंटेन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक चार्ज डिफरेंस या एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस या ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? ये सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है आपके नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। अब ये मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, और इस इम्पल्स को जनरेट करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए इन योर बॉडी दिस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच इज मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप इज essential for the conduction of the nerve impulse in your body, right? और इसका नेक्स्ट फंक्शन है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सोडियम पोटेशियम पंप आपके मसल सेल्स में या मसल फाइबर्स में भी लोकेटेड होता है और ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में रोल प्ले करता है। सो दीज आर सच इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। Next function is the urine formation in the kidney tubule. So it also helps in the urine formation. ये सारी बातें आप human physiology जब chapters पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे. It is just a compilation of those points. Next important point is the excretion, salt excretion in the marine birds. तो marine birds में क्या है? They live in marine environment जहाँ पर salt का content काफ़ी high होता है. तो sodium chloride should not accumulate inside the body. तो दैट हैज़ टू बी, सोडियम क्लोराइड को एलिमिनेट करना है तो सोडियम आयंस को आउटसाइड द सेल पंप करता है ये सोडियम पोटेशियम पंप। एंड नेक्स्ट इज इन कंट्रोलिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। ओके, सो दिस सोडियम पोटेशियम पंप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यानी कि मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration, right? But why it is called secondary active transport? क्यों? क्योंकि यहाँ पर directly ATP यूज नहीं हो रहा है। इन पॉइंट्स को हम समझेंगे, पहले हम इस डायग्राम से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने पढ़ा उसने क्या करा, 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड पंप करा और 2 पोटेशियम आयंस को इनसाइड पंप करा सेल के यूजिंग दिस एटीपी, राइट।
और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनसाइड और आउटसाइड ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेस का, राइट। और ये इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब एंटी मीन्स ऑपोजिट एंड पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो दो सब्सटेंसेस हैं यानी कि सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, इनका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पोटेशियम आयंस आर कमिंग इनसाइड द सेल एंड सोडियम आयंस दे आर गोइंग आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब जब ये सोडियम आयंस बाहर चले गए हैं सेल के, तो यहाँ पर एक जनरेट हो गया है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या जनरेट हो गया है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब जरा समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो और केमिकल। यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अब सेल के आउटसाइड हाई हो गई है और सेल के इनसाइड लो हो गई है, ठीक है। दिस इज अ केमिकल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रिकल का मतलब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर सोडियम आयन ज्यादा है तो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑन द आउटसाइड, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ऑन द इनसाइड, ठीक है। सो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, दैट इज चार्ज डिफरेंस है यहाँ। अब इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, सो सोडियम आयंस विल ट्राई टू मूव फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। और सोडियम आयंस जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे और उसके साथ साथ आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज भी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा एंड दिस इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली कहीं एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, बट इनडायरेक्टली यू कैन से दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी। क्यों? क्योंकि अगर एटीपी नहीं होगा तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सोडियम आयंस जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर इंक्रीज नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं बनेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं यहाँ पर जनरेट होगा तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। सो we can say that directly ATP is not used in this process, so this process is called secondary active transport. यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट क्या है? दिस इज सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सिम मीन्स सेम एंड पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों सब्सटेंसेस यानी कि सोडियम आयंस एंड ग्लूकोज दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज इनसाइड द सेल। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सोडियम है दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल के अंदर ऑलरेडी देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स। तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टली एटीपी के साथ ये कपल्ड नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने क्रिएट करा है और उस ग्रेडियंट की वजह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, ठीक है। और इसे हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि दोनों सब्सटेंसेस यानी कि सोडियम आयंस और ग्लूकोज दोनों का साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट। और इस प्रोसेस में एटीपी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कपल्ड ट्रांसपोर्ट बिकॉज दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर साथ में हो रहा है, ठीक है। ये एंटीपोर्टर्स भी हो सकते हैं और सिम्पोर्टर्स दोनों हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्पोर्टर्स, राइट। इन सम केसेस इट कैन बी एंटीपोर्ट ऑल्सो। Okay, so this was all about the active transport for this video.
Thank you for watching it. If you find it useful, then like this video, share it and subscribe to Supporting Learners and hit the bell icon so that you don't miss any of the videos.